Hello friends, a very good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या। आज है 29 जुलाई। तो आज के इस वीडियो में हम 29 जुलाई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने नौकरी की तलाश करने वालों और नौकरी देने वाले लोगों के लिए रोजगार बाजार नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। दिल्ली सरकार ने यह पोर्टल नियोक्ताओं के साथ साथ रोजगार खोजने वाले लोगों के लिए शुरू किया है। यह पोर्टल दिल्ली में लॉकडाउन से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो ये याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने मैग्नीमाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। तो ये भी याद रखिएगा कि मैग्नीमाइजेशन प्रोग्राम कहाँ शुरू किया जा रहा है, जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं आनंदीबेन पटेल, लालजी टंडन, रमेश बैस या बंडारू दत्तात्रेय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आनंदीबेन पटेल। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति पूर्व सांसद व राज्यपाल लालजी टंडन की हाल ही में हुए निधन के कारण की गई है। राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 155 व 160 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर की गई है। इससे पहले 28 जून को लालजी टंडन के अवकाश पर जाने के कारण आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला भी हैं। तो ये याद रखिएगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है लालजी टंडन के निधन के बाद। तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल 155 व 160 का यूज करके इन्हें राज्यपाल बनाया है। तो इन दोनों आर्टिकल्स को देख लेते हैं। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। और आर्टिकल 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की नियुक्ति का या राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कैसे होगा ये बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कार्यों के लिए ऐसा उपबंध करेगा जो वह ठीक समझता है। आर्टिकल 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इसमें यह भी उपबंध है कि किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल इन्हें बनाया गया है मध्य प्रदेश का राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के पश्चात। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो रमेश बैस ये हैं त्रिपुरा के गवर्नर यानी राज्यपाल व बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं और ये हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड केयर मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। ऑप्शंस हैं रमेश पोखरियाल, रामविलास पासवान, अमित शाह या डॉक्टर नितेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामविलास पासवान। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो की मोबाइल ऐप BIS केयर को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा मंत्री ने उपभोक्ताओं के लिए मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा EBIS के प्रशिक्षण का भी शुभारंभ किया है। BIS केयर ऐप जो होगा, इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को ISI मार्क व हॉलमार्क उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज करने में भी सुविधा आएगी। भारतीय मानक ब्यूरो के जो अध्यक्ष हैं यानी BIS के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है, अध्यक्ष नहीं DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं, इनका नाम है प्रमोद कुमार तिवारी। तो ये याद रखिएगा कि
भारतीय मानक ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं प्रमोद कुमार तिवारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आईएनए के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला। ऑप्शंस हैं एमए हम्पी होली, दिनेश के त्रिपाठी, करमवीर सिंह या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एमए हम्पी होली। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है वाइस एडमिरल एमए हम्पी होली ने। उन्होंने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। दिनेश के त्रिपाठी ने 12 जून 2019 से लेकर 27 जुलाई 2020 तक इंडियन नेशनल नेवी एकेडमी के कमांडेंट का पदभार संभाला था और अब इनकी जगह नियुक्ति मिली है वाइस एडमिरल एमए हम्पी होली को। तो ये हैं वाइस एडमिरल एमए हम्पी होली, जिन्होंने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। ऑप्शंस हैं एलिस फकफक, कुबुटबेक बोरोनोव, माइकल मार्टिन या हिचेम मचीची। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिचेम मचीची। हाल ही में हिचेम मचीची को बनाया गया है ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री। तो ये इनका पूरा नाम है हिचेम मचीची। इन्हें ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री हिचेम मचीची को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति एलिस फकफक के स्थान पर की गई है, जिन्होंने हाल ही में मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था। तो ये याद रखिएगा कि इनकी नियुक्ति एलिस फकफक के स्थान पर की गई है और एलिस फकफक ने हाल ही में मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था। बात करें ट्यूनीशिया की, तो ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है कैस सैयद। ट्यूनीशिया की जो राजधानी है इसका नाम है ट्यूनिश और यहाँ मुद्रा चलती है ट्यूनीशियाई दीनार। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में कुबुटबेक बोरोनोव को किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो इनका नाम भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये माइकल मार्टिन, इन्हें बनाया गया है आयरलैंड का प्रधानमंत्री। तो ये याद रखिएगा कि एलिस फकफक ये ट्यूनीशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनके इस्तीफे के बाद नया प्रधानमंत्री हिचेम मचीची को बनाया गया है। माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। वह किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है कुबुटबेक बोरोनोव को। तो देख लेते हैं हिचेम मचीची को। ये है हिचेम मचीची, जिन्हें अब ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 20 जुलाई, 23 जुलाई, 26 जुलाई या 28 जुलाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हम कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेपेटाइटिस लीवर यानी यकृत की सूजन है और रोग की स्थिति आत्मसीमित या क्रोनिक हेपेटाइटिस में बढ़ सकती है और जिससे लीवर पर निशान या लीवर का कैंसर हो सकता है। इस बार की जो हेपेटाइटिस दिवस की थीम है वह है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो ये भी याद रखिएगा कि इस बार की थीम क्या है। तो ये है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर और यह थीम माँ और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी को रोकने पर केंद्रित है। क्योंकि हेपेटाइटिस वायरस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी व ई। लेकिन इनमें जो हेपेटाइटिस बी व सी होता है ये क्रोनिक संक्रमण है, जिससे लंबे समय तक कभी कभी वर्षों या दशकों तक लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं और ये लीवर कैंसर का मूल कारण है और इससे प्रतिवर्ष 1.34 मिलियन लोगों की जान चली जाती है। 28 जुलाई को हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन जन्म हुआ था किसका? डॉक्टर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर बारुख ब्लम्बरबर्ग। किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर बारुख ब्लम्बरबर्ग का इसी दिन जन्म हुआ था, इसीलिए हम मनाते हैं 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो डॉक्टर बारुख ब्लम्बरबर्ग ने किया क्या? इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और वायरस के लिए टीका विकसित किया। तो ये याद रखिएगा कि
विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 28 जुलाई को। इसके साथ ही साथ 28 जुलाई को एक और डे मनाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। हर साल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मनाते हैं? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो ये भी याद रखिएगा। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। वह 23 जुलाई को मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये कब मनाते हैं? 28 जुलाई को। ओलिविया डी हैविलैंड, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्होंने कितनी बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 बार। ओलिविया डी हैविलैंड, ये है ओलिविया डी हैविलैंड, जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये 2 बार की ऑस्कर विजेता है और हाल ही में इनका 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1916 को जापान के टोक्यो में। 13 मार्च 1946 को इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस श्रेणी के तहत फिल्म टू ईच हिज ओन के लिए ऑस्कर प्राप्त हुआ था। 1949 में फिर से फिल्म द हेरेस के लिए दूसरा ऑस्कर जीता था। 2008 में ओलिविया को नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स एंड फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि हाल ही में ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ। इन्होंने कितनी बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो इन्होंने 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता। इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इस पुस्तक का लेखन किसने किया है? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, एस जयशंकर, एम वेंकैया नायडू या आर.सी. भार्गव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस जयशंकर। एस जयशंकर, जो कि मौजूदा विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक को प्रकाशित किया है हार्पर कॉलिन्स इंडिया प्रकाशन ने। इस पुस्तक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की अतीत में विदेश नीतियों की 3 बड़ी गलतियों की चर्चा की है। पहली बड़ी गलती ये बताई है इन्होंने कि 1947 विभाजन ने देश को पॉपुलेशन व पॉलिटी दोनों के लिहाज से छोटा कर दिया है। दूसरी गलती उन्होंने आर्थिक सुधार में देरी को बताया व तीसरी बड़ी गलती बताया है परमाणु विकल्प का संबंधी कवायद पर लंबा होना। तो इन 3 बड़ी गलतियों की चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड में की है। तो आप देख सकते हैं ये है एस जयशंकर की पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था ए हॉप ऑन इंडिया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। एम वेंकैया नायडू, इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक जारी की थी जिसका नाम क्या था? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये एम वेंकैया नायडू की पुस्तक का नाम है। और आर.सी. भार्गव, जो कि अध्यक्ष हैं कहाँ के? मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आर.सी. भार्गव की पुस्तक का नाम था गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये है मौसम ऐप, जिसे बताना है आपको कि इसे किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह या रविशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम पूर्वानुमान के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मौसम ऐप। तो यह ऐप मौसम पूर्वानुमान के लिए लॉन्च किया गया है और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। ऐप को विकसित किसने किया है? तो इस ऐप को विकसित किया है ICRISAT, यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स व IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे व IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसे डिजाइन किया गया है व विकसित किया गया है। ये ऐप लगभग 200 शहरों के मौजूदा मौसम की जानकारी देगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 नामक नवाचार प्रतियोगिता किसने शुरू की है? ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, आयुष मंत्रालय, आईआईटी मद्रास या पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डीआरडीओ। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्व राष्ट्रपति व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। डेयर टू ड्रीम 2.0 इस प्रतिस्पर्धा को देश के इनोवेटर्स व स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है। पुरस्कार राशि के रूप में विनर स्टार्टअप को 10 लाख रुपए व व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। बात करें डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की, जिनकी 5वीं तिथि पर यह डेयर टू ड्रीम 2.0 नामक प्रतियोगिता शुरू की गई है, तो उन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं व उन्हें हम जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में व इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 को और इस वक्त हमने इनकी 5वीं पुण्यतिथि मनाई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई या 29 जुलाई? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करना होगा। चलते हैं कल के क्वेश्चन पर। कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में जियान 03 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन थे चीन, रूस, ब्राजील या अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चीन। हाल ही में जियान श्रृंखला का तीसरा उपग्रह लॉन्च किया गया है, जियान 03 चाइना के द्वारा। इसे ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के LC9 लॉन्च प्लेटफॉर्म से लॉन्ग मार्च 4B द्वारा लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट में 3 हाई रेजोल्यूशन वाले क्रोमेटिक कैमराज व एक IRMSS यानी कि इंफ्रारेड मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर भी है। कैमराज फ्रंट फेसिंग, ग्राउंड फेसिंग व रियर फेसिंग पोजीशन पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है चाइना ने। ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे उत्कृष्ट एकेडमी के ऐप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को फॉलो करिए, ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए और उत्कृष्ट एकेडमी के ऐप से जुड़ जाइए। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।